कि भारत किस दिशा में है। उन्हें अब एक ऐसे इंसान की सख्त तलाश थी जो इस अनजान पानी का उस्ताद हो, जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें उस स्वर्ण भूमि तक ले जाए। उन्हें एक स्थानीय राहगीर चाहिए था जो आज के सजीव नक्शे की तरह उन्हें सीधा रास्ता दिखा सके, और वो इंसान उन्हें मिलने वाला था पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी तट पर। एक ऐसा आदमी जिसकी एक उंगली के इशारे ने पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर मालिंदी नाम का एक शांत और खूबसूरत बंदरगाह था। मौत के समंदर को पार करने के बाद वास्को डी गामा के टूटे फूटे जहाज और उसके बदबूदार थके हारे नाविक जब वहां पहुंचे तो उनकी हालत जिंदा लाशों जैसी हो चुकी थी। उन्हें बस एक ही चीज की तलाश थी, कोई ऐसा इंसान जो उन्हें उस रहस्यमयी भारत तक ले जाए। उन्हें आज के दौर का एक जिंदा नक्शा चाहिए था, और यहीं पर इतिहास ने सबसे बड़ा और मजेदार मोड़ लिया। वास्को की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसका हाथ पकड़कर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस भारतीय नाविक ने उसे जो चीज दिखाई उसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। उसने सितारों की स्थिति, मानसून की हवाओं और समुद्री धाराओं का ऐसा सजीव ज्ञान समझाया जिसे देखकर वास्को डी गामा को लगा कि ये लोग तो समंदर के असली उस्ताद हैं। हवा का रुख बदला। मानसून की तेज और मेहरबान हवाओं ने वास्को डी गामा के जहाजों के फटे हुए पालों में नई जान फूंक दी। अब उन्हें पतवार घुमाने की भी जरूरत नहीं थी। हवाएं खुद उन्हें उनकी मंजिल की तरफ धकेल रही थीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नाविकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या सच में कोई भारत है या ये सब एक छलावा है? तभी एक शाम आसमान में कुछ समुद्री पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। ये पक्षी पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे। वास्को डी गामा समझ गया, जहाँ पक्षी जा रहे हैं वहीं कोई जमीन है। और फिर आई 20 मई 1498 की वो जादुई सुबह। समंदर की लहरें एकदम शांत थीं। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर ऐसे बिखर रही थीं जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना बिछा दिया हो। अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ एक ऐसी खुशबू आई जिसने पुर्तगालियों के दिमाग सुन्न कर दिए। यह ना तो उनके जहाजों की सड़ांध थी और ना ही समंदर के खारे पानी की महक। यह चंदन, इलायची और काली मिर्च की वो दिव्य और नशीली खुशबू थी जिसके लिए उन्होंने मौतों का समंदर पार किया था। कोहरा छंटा और उनके सामने उभरी नारियल के ऊंचे पेड़ों की कतारें। दूर से मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और एक विशाल वैभवशाली शहर उनके सामने खड़ा था। यह कोई भ्रम नहीं था, यह भारत का पश्चिमी तट था, कालीकट, जो आज के केरल में है। वास्को डी गामा और उसके नाविकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। महीनों से मौत को चकमा देते देते वे आखिरकार उस स्वर्ण भूमि पर पहुंच ही गए थे। जैसे ही जहाज किनारे लगे, नाविक पागलों की तरह जमीन पर कूद पड़े। वे घुटनों के बल गिरे। कुछ ने रेत को चूम लिया, कुछ रोते हुए आसमान की तरफ हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। यह सिर्फ एक समुद्री यात्रा की जीत नहीं थी, यह यूरोप के उस खौफ पर जीत थी जो उन्हें सदियों से डराता आ रहा था। लेकिन जब वास्को डी गामा ने कालीकट के बाजार में कदम रखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने सोचा था कि वो किसी पिछड़ी हुई जगह पर जा रहा है, लेकिन कालीकट तो उस समय का महान नगर या स्वर्ण नगरी लग रहा था। बंदरगाह पर दर्जनों देशों के व्यापारी मौजूद थे। सोने की तरह चमकते मसाले बोरियों में ऐसे खुले पड़े थे जैसे उनके यहाँ मिट्टी पड़ी होती है। रेशम के कपड़े, बेशकीमती रत्न और मसालों के पहाड़ देखकर वास्को डी गामा को समझ आ गया कि जिस भारत को वो खोजने का घमंड कर रहा था, वो भारत तो पहले से ही दुनिया के व्यापार का सरताज बना बैठा था। फिर बारी आई वहाँ के राजा से मुलाकात की। केरल के उस बेहद शक्तिशाली राजा का नाम था जामोरिन। जरा इस अजीबो गरीब सांस्कृतिक टकराव की कल्पना कीजिए। राजा जामोरिन अपने भव्य दरबार में एक ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनका पूरा शरीर बेशकीमती गहनों, सोने की मोटी जंजीरों और हीरों से लदा हुआ था, और उनके सामने खड़ा था वास्को डी गामा, जिसने महीनों से ठीक से नहाया नहीं था, जिसके कपड़े फटे पुराने और अजीबो गरीब थे। वास्को डी गामा ने थोड़ा अकड़ते हुए राजा को अपना उपहार पेश किया। अब सोचिए वो पुर्तगाल से क्या लाया था। कुछ सस्ती लकड़ियाँ, कुछ ऊनी टोपियाँ, पीतल के बर्तन और शहद। ये देखकर राजा जामोरिन के दरबारियों को जोर की हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, अरे भिखारी, ये क्या कबाड़ उठा लाए हो? हमारे यहाँ के नौकर भी इससे महंगा सामान पहनते हैं। लेकिन राजा जामोरिन बहुत ही शांत और समझदार थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए इस विदेशी मेहमान का स्वागत किया और उसे अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी। वास्को डी गामा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस चीज के लिए यूरोप वाले सालों से तरस रहे थे, वो भारत ने उन्हें बिना किसी लड़ाई के ऐसे ही दे दी। लेकिन वास्को की आंखों में अब एक अलग ही चमक आ चुकी थी। वह सिर्फ व्यापार करने नहीं आया था, उसने कालीकट की अपार संपत्ति देख ली थी और उसके लालची दिमाग में अब एक ऐसा शैतानी महायोजना पक रही थी जो अगले कुछ दशकों में पूरी दुनिया का इतिहास खून से लिखने वाला था। वास्को डी गामा ने कालीकट में कुछ महीने बिताए और वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। उसने देखा कि यहाँ का माल तो एकदम सबसे उत्तम है। उसने अपनी बची खुची कौड़ियों अपनी पेट में खाना ठूंसता है। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जहाजों की लकड़ी तक मसालों की महक से सराबोर हो गई थी। एक भारतीय जहाज भी उसने अपने साथ ले लिया ताकि माल ज्यादा ले जाया जा सके। अब बारी थी वापसी की। वापसी का सफर भी कम खौफनाक नहीं था। बीमारियां और तूफान
फिर से नाविकों पर टूट पड़े, लेकिन इस बार उनके पास एक उम्मीद थी। उनके जहाजों के निचले हिस्से में करोड़ों का खजाना भरा हुआ था। जब वास्को डी गामा का बचा खुचा बेड़ा पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह पर वापस लौटा तो वहाँ का नजारा देखने लायक था। जो लोग उसे रोते हुए यमराज के पास विदा कर रहे थे, वो अब उसकी आरती उतारने को तैयार खड़े थे। राजा मैनुअल प्रथम तो खुशी से नाचने लगा, लेकिन असली भूचाल तब आया जब वास्को ने अपना माल पुर्तगाल के बाजार में उतारा। इतिहास का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग चुका था। इस समुद्री यात्रा का सारा खर्च, नाविकों का वेतन, टूटे जहाजों का भारी नुकसान, यह सब कुछ काटने के बाद भी उस एक खेप से वास्को डी गामा को पूरे 64 गुना का शुद्ध मुनाफा हुआ। जरा सोचिए, आज के जमाने में लोग व्यापार में थोड़े से मुनाफे के लिए पागल हो जाते हैं, और इस आदमी ने एक ही बार में इतना बम्पर मुनाफा मार दिया था। अब तो पुर्तगाल के मजे आ गए, लेकिन ये खबर छुपने वाली थोड़ी थी। पूरे यूरोप में हल्ला मच गया। अरे भारत मिल गया रे, मसालों का कुबेर का खजाना मिल गया। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन, सबके राजाओं की रातों की नींद उड़ गई। पूरे यूरोप में आग लग गई कि ये कंगाल पुर्तगाल वाला रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। जब वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं। देखते ही देखते यूरोप के हर देश ने अपने अपने जहाज